तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन, ठीक ना, और परिवहन में मैं आप लोग को हृदय की क्रिया विधि तक बता चुका था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये वीडियो मतलब आखिरी होने वाला है, इसके बाद एक वीडियो और जाएगा, उसके बाद आप लोग का परिवहन पूरा ख़त्म हो जाएगा। और परिवहन का प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, तो आप लाइन बाई लाइन वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो के जैसे आगे जाएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। देखते हैं रक्त वाहिनियाँ में क्या है। देखिए रक्त वाहिनियाँ क्या है, बोल रहा है रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। देखिए बोल के रहा है। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है। अब रक्त पाया जाता है मतलब रक्त है हमारे शरीर में, तो अब रक्त है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा, अपने साथ एनर्जी को और बहुत प्रकार को चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा। तो ऐसा बात तो नहीं कि जो रक्त है वो क्यों डायरेक्ट चला जाएगा, उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत रहेगा। तो वही माध्यम को हम क्या बोलेंगे, वो रक्त वाहिनियों के द्वारा। वाहिनी का मतलब तो बाबू एक तार की जाल की तरह होता है, ठीक ना। उसके द्वारा क्या करता है, रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि वो वाहिनी कितने होते हैं, तो वही वाहिनी बोल रहा है कि वाहिनी के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ बोल रहा है एक होता है धमनी, ठीक है। यहाँ धमनियाँ लिखा है, धमनियाँ की वजह से लिखा है कि बाबू अगर एक रहेगा तो धमनी रहेगा, तो बहुत सारे रहते हैं, ये वजह से क्या हो गया धमनियाँ। मैं अभी आपको फिगर दिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे, तो आप टेंशन मत लो। एक होता है धमनियाँ, दूसरा होता है रक्त केशिकाएं, ठीक ना, और उसके बाद होता है सिराएं, ठीक ना, कहलाते हैं। धमनी और सिराएं रक्त केशिकाओं के द्वारा जोड़ी होती है। बहुत अच्छा। देखिए सबसे पहले आप धमनी और सिराएं समझ लीजिए, ठीक ना। आप यहाँ जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, देखिए आप ये जो फिगर में आप ये जो दिख रहे हैं, ये जो रेड वाला ये क्या है, ये हमारा धमनी है, ये क्या है, सिरा है। और ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, धमनी और सिराएं रक्त केशिकाओं के द्वारा जोड़ी होती है। तो ये हमारा क्या है, रक्त केशिकाएं। आखिर ये धमनी और सिरा यहाँ जो कि बोल रहा है धमनी और सिरा जोड़ी होती है रक्त केशिकाएं के द्वारा। तो ये है धमनी, ये है सिरा, दोनों जुड़ा हुआ है यहाँ। तो ये क्या है, रक्त केशिकाएं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ होंगे, यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे अब हम धमनी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, धमनी बोल रहा है यह क्या होता है। ये बाबू देखिए आप धमनी के बारे में तो आप देख चुके हैं, इसका फिगर भी देख चुके हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में आप जान लेते हैं। बोल रहा है यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले आती है, परंतु फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध या भी ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। बहुत अच्छा। सबसे पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए, ठीक ना। देखो बोल क्या रहा है, आप जानते हैं कि धमनी क्या करता है हमारे शरीर में। अब मैं आपको बता दिया था, तो आप पिछला लेक्चर अगर हमारा देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं कि धमनी क्या करता है, ये क्या जानते हैं कि धमनी जो है हमारे शरीर में जितने भी शुद्ध रक्त है, ठीक ना, वो पूरे शरीर में भेजता है, ठीक ना। फेफड़े से, जो फेफड़ा में मैं आपको पिछले वीडियो में धमनी के बारे में बता चुका हूँ, आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ यही बात बोल रहा है, यहाँ इतना तक क्या बात बोल रहा है तो मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ। यहाँ तक ये बात बोल रहा है कि पहला क्या करता है कि धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का मतलब था जो ऑक्सीजन से मिला हो, ठीक ना, जो कि ऑक्सीजन का भरा हो। तो बोल रहा है मतलब शुद्ध रक्त तो क्या करता होता है, विभिन्न अंगों तक ले जाता है, ठीक ना। एक अपवाद में याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक ना, कि फुफ्फुस धमनी क्या एक अपवाद है जो क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक ना, फेफड़े से हृदय में ले जाता है, ठीक ना। अशुद्ध रक्त को, ठीक ना, फेफड़े से हृदय में ले आती है। तो ये एक याद रखिएगा, ठीक ना। एक सिर्फ फुफ्फुस धमनी है जो कि क्या करता है, अपवाद में बाबू लेके जाता है, ठीक ना, अशुद्ध रक्त को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है धमनियों की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। चलिए इतना बात याद रखिएगा। एक आपको ट्रिक में ये मतलब ये तो बोल रहा है कि धमनी की दीवार कैसे होती है, मोटी होती है, लचीली होती है और कपाटहीन होती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग भी एक ट्रिक बनाए थे कि धमनी DPDO को प्रेस करो, टेलीफोन नंबर पे कॉल करके अब मस्तानी वाली बातें करो। तो ये जो ट्रिक है बाबू मैं आप लोग को बताऊंगा जब धमनी और सिरा में जब अंतर बताऊंगा ना, कि धमनी DPDO, धमनी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्लड को बांटने का काम करता है। प्रेशर युक्त होता है DPDO, प्रेशर के साथ निकलता है DPDO। तो मैं आपको जब बताऊंगा बहुत अच्छे से तो वहाँ बता दूंगा, ठीक ना। बहुत ईजी है, आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए आगे चलता हूँ। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना दूंगा, ठीक ना, धमनी और सिरा में अंतर। आगे चलते हैं अभी। तो ये अभी फिलहाल में याद रखिएगा कि धमनी की दीवार क्या होती है, मोटी होती है, लचीली होती है और कपाटहीन होती है। कपाटहीन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कपाटहीन का मतलब होता है बाबू, देखिए कपाटहीन का मतलब होता है कि आप ऐसे समझो, कपाटहीन का मतलब आप लोग के पास साइकिल होगा तो आप साइकिल में हवा भर रहे होंगे, तो
तो जिससे आप हवा भरते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, वही कपाट होता है बाबू। तो आप देखे होंगे कि वो हवा तो भरते हैं लेकिन हवा वापस नहीं निकलता है, वो कपाट का मतलब ये होता है। लेकिन कपाटहीन मतलब ये क्या बोल रहा है, कपाट होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर कहीं अगर एक बार अगर कट गया कहीं अगर धमनी, तो उससे जो ब्लड निकलेगा वो जल्दी बंद नहीं होगा क्योंकि कपाटहीन है। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में धमनियाँ बंटकर धमनिकाएँ बनाती हैं जो विभिन्न अंगों के अंदर कोशिकाएं में विभक्त हो जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि धमनी क्या होती है, धमनी बंटकर धमनिकाएँ बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद वो क्या होगी, कोशिकाएँ बनाएंगे, ठीक ना। कोशिकाएँ आप लोग इमेज एक बार दिखाता हूँ। ये क्या है, ये तो कोशिकाएँ ही है ना। आखिर ये मेरा धमनी है तो ये जो है ना ये क्या है, ये मेरा कोशिकाएँ है, ठीक ना। ये सब क्या है, कोशिकाएँ हैं। तो बस यही बात तो बोल रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए कोशिकाएँ पढ़ लेते हैं। बोल रहा है यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएँ हैं। इनकी दीवार चपटी एपिथेलियम के अस्तर की बनी होती है। कोशिकाएँ की दीवार जल घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है। अब यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, ठीक ना। पहला तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये अत्यंत मतलब ये क्या बोल रहा है, यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं होती है, ठीक ना। बहुत छोटे छोटे रक्त की नलिकाएं होती है, ये आप जानते हैं, आप लोग इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। कि ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे रक्त नलिकाएं हैं, ठीक ना। तो ये तो आप समझ गए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इनकी दीवार चपटी होती है। अब देखिए चपटी एपिथेलियम, ये एक मतलब ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना। आप ये क्लास 10 में पढ़े होंगे कि एपिथेलियम क्या है। ये आंतरिक दीवार पे पाई जाती है बाबू, ठीक है, जैसे अमाशय में पाई जाती है, ठीक ना, स्तंभाकार एपिथेलियम। तो ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हो तो इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है। आगे चलते हैं। कोशिकाओं की दीवार जल घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम होती है। तो देखिए बोल रहा है कोशिकाएं की दीवार क्या होती है, वो पारगम होती है। आपको इतना भी याद रखना है, ठीक ना। आपको मत इतना ही याद रखना वो क्या होता है, पारगम होता है। पारगम मतलब आप जानते हैं कि जहाँ मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली के माध्यम से गमन करना, उसे क्या हम बोलते हैं, पारगम। पारगम का मतलब यही आप समझ लीजिए कि कोशिकाओं के द्वारा आर पार होगा, ठीक ना, मतलब आवाजाही होगा। ये इतना आप बात अभी याद रखिए। इसके इसी गुण के कारण इसकी दीवार से होकर जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से उत्तक द्रव में जाते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाते हैं। विभिन्न कोशिकाएं पुनः जुड़कर सिरिकाएं बनाती है तथा विभिन्न सिरिकाएं आपस में जोड़कर सिरा बनाती है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बात तो यही बात बोल रहा है बाबू कि मतलब पारगम होती है। ये वजह से क्या बोल रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्त हो गया या भोज्य पदार्थ हो गया या अपशिष्ट पदार्थ हो गया, वो चले जाते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये बात बोला कि ये जो सिराएं हैं ये मिलकर क्या बनाती है, सिरा बनाती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि छोटे छोटे सिरकाएं मिलकर क्या ये सिरा बना रही हैं। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक ना। कोई लॉजिक वाला बात तो बोला नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद भी PDF पढ़कर आप समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला, अब सिराएं पढ़ लेते हैं। बोल रहा है यह अशुद्ध या अभिऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, परंतु फुफ्फुस सिरा अपवाद है जो शुद्ध या ऑक्सीजनित एक रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। देखिए आप इतना बात आप जानते हैं बाबू कि धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है। तो वही बस इसका विपरीत क्या है, सिरा क्या होती है, अशुद्ध रक्त को ले जाती है। आप लोग जानते हो कि धमनी में क्या एक फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक ना। तो यहाँ भी एक अपवाद है सिरा में, फुफ्फुस सिरा, जो कि शुद्ध रक्त को ले जाती है। बस इतना ही आपको जो मैं बात बोला यही बात आपको रिपीट कर देना है 2 बार, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, सिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। आप लोग जानते हो कि धमनी की दीवार, वहाँ में आपको लिखा था धमनी की दीवार कैसे होती है, मोटी होती है, ठीक ना, कपाटहीन होती है और लचीली होती है। तो बस इसका आपको उल्टा बोल देना है कि सिरा की दीवार कैसा होता है। तो सिरा की दीवार बाबू ये पतला होता है, ठीक ना, कपाट रहित होता है, ठीक ना, और उसके बाद क्या होता है, लचीला नहीं होता है, ठीक ना। बस ये बात आपको याद रख लेना है। कपाट का मतलब है बाबू कि आप लोग समझ गए। अगर कहीं अगर हाथ पैर अगर हमारा अगर कटा बाबू तो बहुत जल्दी मतलब वहाँ ब्लड क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक ना। ये वजह से आप लोग फिल्म में देख रहे होंगे जितने भी हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक ना, हीरो को ब्लैकमेल करने के लिए अपना हाथ काटते हैं, ठीक ना। उसका अर्थ ये हुआ क्योंकि वो तो जानते हैं कि मैं तो अपना सिरा काट रहा हूँ, बहुत जल्दी जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये वजह से अगर कभी अगर लाइफ में अगर ऐसा हुआ कि अगर कोई अगर ब्लैकमेल कर रहा है हाथ काट के, तो उसको बोलो कि देखो हाथ मत काटो, ठीक ना, गर्दन के पास जो नस है ना उसको काट लो, ठीक, क्योंकि वो क्या होता है, वो हमारा धमनी होता है, ठीक ना।
वैसे मैं ये मजाक कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस में मत बोलना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है बाबू, तो उसके बाद बोल रहा है कि सिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। अधिकांश सिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं, जो सिराओं में रक्त को केवल हृदय की ओर ही जाने देते हैं। आप लोग जानते हैं बाबू, देखो कपाट का मतलब होता है कि अब जो ये कपाट का कार्य बोल रहा है, वो कपाट का मतलब तो आप लोग समझ गए, ठीक ना। क्या करता है कि सिरा क्या करता है, जो कपाट का काम करता है, जो कि हृदय की ओर अशुद्ध रक्तों से भेजता है। मात्र यही बात बोला। ये मैं इसके बारे में हृदय में बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ। आप एक बार हृदय वाला पढ़ लेना, ठीक ना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस 10 मिनट का वीडियो है, आप 10 मिनट के इधर उधर फालतू वीडियो देख लोगे, लेकिन जो आपको शिक्षा वाला है वो काम नहीं देखोगे। कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो लसिका पढ़ लेते हैं, ठीक ना। लसिका क्या है अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए बाबू, लसिका क्या है। कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग कोशिकाओं की दीवार से विसरण के द्वारा ऊतक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थान में पहुंच जाती है। इस विसरण के समय रक्त की श्वेत रक्त कोशिका WBC लचीली होने के कारण कोशिका की दीवार को छेद कर निकले हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती है। ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित इसी WBC सहित रक्त प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या समझा है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ आगे समझा देता हूँ, ठीक ना। देखिए बाबू, लसिका क्या है, ठीक ना। लसिका आप सबसे पहले तो लसिका बनता कैसे आप ये देख लीजिए, ठीक ना। एक मिनट, आप यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बोल रहा है कि जब कोशिकाओं में रक्त प्रवाहित होती है, तो आप जानते हो कि जब बाबू कोशिकाएं होती है, ठीक ना, जो छोटे छोटे जो मैं आपको सिराएं जो मैं आपको बताया था, ठीक ना, धमनी और सिरा से जो मिलकर जो कोशिकाएं बनती है, ठीक ना, उसमें जब रक्त प्रवाहित होती है, मतलब जब उसमें रक्त जाती है, तो रक्त प्लाज्मा, ठीक ना, का कुछ भाग कोशिकाओं की दीवारों से विसरण के द्वारा ऊतक की कोशिकाओं के बीच स्थिर स्थान में पहुंच जाती है। अब देखो, आप जानते हो कि कोशिका के बाद क्या होगा, ऊतक होगा, ठीक ना। मतलब कोशिका जब छोटे छोटे होंगे तो ऊतक आप लोग जानते हो कि उसके बड़ा होगा, ठीक ना। तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है, मैं आपको एक बार प्लाज्मा के बारे में बताता हूँ, ठीक ना। वैसे मैं आपको ब्लड में मैं आपको प्लाज्मा बताया था, ठीक ना, फिर भी अभी मैं एक बार छोटा सा बताता हूँ। प्लाज्मा का मतलब होता है जो ब्लड में हल्का पीला वाला भाग होता है, ठीक ना, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। आप एक बार ब्लड में पढ़ा दिया हूँ, मैं ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, बहुत अच्छे से। तो प्लाज्मा पीला वाला भाग रहता है। तो यहाँ बोल ये रहा है कि जब अब कोशिका में जब रक्त प्रवाहित होता है, ठीक ना, उसी दौरान क्या होता है, रक्त का कुछ भाग क्या होता है, उसके दीवार से बाहर निकल के, ठीक ना, ऊतक में चले जाते हैं, ठीक ना। मतलब जो कोशिकाएं होते हैं, जो उससे क्या होता है, कुछ भाग निकल जाता है रक्त का, वो कहाँ चल जाता है, ऊतक में चल जाता है, ठीक ना। ऊतक की कोशिकाओं के बीच स्थान में पहुंच जाता है। इस विसरण के समय रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब WBC लचीली होने के कारण कोशिकाओं की दीवार को छेद कर निकलते हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती है, ठीक ना। अब देखो, अब जानते हो कि WBC क्या है, लचीली है, ठीक ना। तो लचीली होने के कारण WBC क्या करता है बाबू, बोल रहा है कोशिकाओं WBC होता है, वो क्या होता है, लचीला होता है, ठीक ना। और लचीला होने के कारण क्या होता है, कोशिकाओं की दीवार को छेद कर निकलते हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती है, ठीक ना। मतलब कोशिका के दीवार से बाहर जब जाता है बाबू, तो प्लाज्मा में चला जाता है WBC, ठीक ना। जब प्लाज्मा में जैसे ही जाता है बाबू WBC, ठीक ना, तो ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित इसी WBC सहित रक्त प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका अथवा लिम्फ कहते हैं, ठीक ना। तो देखो, मतलब जैसे ही बाबू WBC जब कोशिकाओं से बाहर निकलता है, ठीक ना, और ऊतक में जब मिल जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे बाबू, लसिका कहेंगे। बस यहीं तक इम्पोर्टेंट था, इससे ज़्यादा और कोई खास बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ आगे चलते हैं। आई का अतः लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं तो पाई जाती है, परंतु रक्त की तरह लाल रक्त कोशिकाएं RBC नहीं पाई जाती है, WBC नहीं पाई जाती है। इसे लसिका रंगहीन या कुछ पीला होता है। लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा ऊतक की कोशिकाओं में विषित होते रहते हैं और ऊतक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ लसिका में विषित होते रहते हैं। लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इतना बात सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि लसिका में क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक ना। दूसरा यहाँ क्या बोल रहा है, लाल रक्त क्या बोल रहा है, लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं तो पाई जाती है, परंतु लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। लसिका में क्या होता है, RBC और WBC पाया जाता है, लेकिन बाबू लाल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है।
बस इतना ही याद रखिएगा। और यहाँ तक उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं बोला तो आप खुद पढ़कर समझ जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए तो है ही। बस आज का वीडियो इतना ही तक था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ठीक ना। यहाँ आपको आपके बोर्ड का तैयारी करवाया जाएगा बहुत अच्छे से। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बस इसके बाद अब ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो इसके लिए धन्यवाद।